नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों की सम्मिलित तैयारी के अंतर्गत यहाँ पर हम गणित का सेशन शुरू कर रहे हैं और ये गणित का पार्ट 1 है। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट और सी टेट में पूरे यानी 30 में 30 नंबर लाना चाहते हैं तो ये जितनी भी सीरीज़ मैं चलाऊंगा इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज़, एक एक टॉपिक इसका क्लियर हो जाए और किसी भी तरह का कोई प्रश्न आ जाए आपसे गलत नहीं होगा और आप 30 में 30 नंबर लाएंगे। देखो, यूपी टेट में पास होने के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट को पकड़ के रखो, ताकि स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या होता है, पूरे में पूरे नंबर दिलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लो। 30 में 30 लाना है तो सारे वीडियोस आपको ध्यान से देखने होंगे और सब कुछ समझना होगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो नीचे कमेंट में बताइए, उसको हम दोबारा भी समझा देंगे। साथ ही बहुत ही जल्दी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर क्या कर सकते हो, आप वहां पर अपनी समस्या भेज सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है गणित में तो आप वहां पोस्ट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम, कुछ भी मैं आपको कोई एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर जाकर दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं यहाँ पर गणित का पार्ट 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। साथ ही साथ संख्या पद्धति का एक वीडियो और आएगा जिसमें हम केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराएंगे। आज के इस वीडियो में कॉन्सेप्ट भी कराएंगे और कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का निशान जरूर दबा लो, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर अब देखिए, इसका जो पहला पॉइंट है संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली के अंतर्गत दो यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। पहला तो है दार्शनिक अंकन प्रणाली और दूसरा है रोमन अंकन प्रणाली। देखो, दोनों आपने सुने होंगे। दार्शनिक के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, जैसे भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। जैसे मान के चलो कोई नंबर दे रखा है 5, 2, 3, 4, 8, 9। ठीक, मान के चलो ये नंबर दे रखा है तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड की तरफ से 3 के बाद एक कॉमा लगा देते हैं, फिर 2 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद बढ़ाते रहते हैं। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 5 लाख। पहले तो हम लोग गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये क्या हो जाएगा, 5,23,489। अब आप सोच रहे होंगे इतना सरल मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखो, ये बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको जो भी पहले आपने कभी पढ़ा है तो वो सब रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, उसका भी मैं यहाँ पर बता दूंगा। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि हम लोग भारतीय संख्या प्रणाली, इसका भी सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। ऐसे आपको लिख दिया जाएगा और साथ में पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह की कई ऑप्शन दे रखे होंगे और आपको वो सही टिक करना होगा, यानी सही गोला भरना होगा। ये तो आपका हो गया भारतीय संख्या प्रणाली। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिन लेते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जो भी आ रहा है उसको अपने मन में रखते हैं और फिर दाईं तरफ से 3 का 1 बनाते हैं, कॉमा, पहला कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 के कॉमा लगाते चले जाते हैं। ये तो हो गई भारतीय संख्या प्रणाली। अगर अब बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, जैसे हम लिख देते हैं, मान के चलो 14, 58, 286। ठीक है, मान के चलो ये लिख दिया 14, 58, 286। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हम लोग क्या करते हैं कि दाईं तरफ से 3 का कॉमा लगाया, फिर भी इसके बाद भी 3 का ही कॉमा लगाते। तो ये चीज़ आप समझ लो। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके सामने, 286 के बाद कॉमा लग गया, 458 के बाद कॉमा लग गया। अब यहाँ पर देखो, ये तो आपको मालूम है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये सैकड़ा का। ये एज इट इज़ वैसे ही चलता है जैसे भारतीय संख्या प्रणाली में चलता है। फिर उसके बाद ये जो 3 अंक हैं ये कहलाते हैं हजार के अंक। ठीक,
और इसके बाद जो भी नंबर आता है वो क्या कहलाता है, मिलियन। ठीक, इसमें क्या होता है, जो अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली होती है उसमें 3 के बाद कॉमा लगते जाते हैं और उसी के हिसाब से आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। जैसे मिलियन का देखिए कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो हम यहाँ पर कहेंगे 1 मिलियन, मतलब इसको लिखेंगे कैसे शब्दों में, 1 मिलियन 458,000 286। तो ये चीज़ आपको दोनों में डिफरेंस पता चल रहा होगा कि भारतीय संख्या प्रणाली कैसे लिखते हैं और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली कैसे लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 3 के बाद एक कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम 3 के बाद ही लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आखिरी का 3 होता है ये तो एज इट इज़ चलता है, जैसे ये 286 लिखा तो इसको 286 ही पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद जो 3 का ये आपको मिलेगा, ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे हज़ार, और इसके बाद जो होगा उसको बोलेंगे मिलियन, और उसके बाद जो मिलेगा उसको बोलते हैं बिलियन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो 1,458,286, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या डिफरेंस है। आगे देखो रोमन अंकन प्रणाली। रोमन अंकन प्रणाली, इसको आपको मालूम है कि 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। 2 को क्या लिखते हैं, 2 लाइनें खींच देते हैं। 3 को क्या लिखते हैं, 3 लाइनें खींच देते हैं। 4 को क्या लिखते हैं, IV, यानी ये V जो होता है ये आपका 5 होता है, और 5 के अगर 1 पहले लगा दिया तो यानी उसमें 5 में 1 माइनस कर दिया, तो 5 में 1 पहले लगा दिया यानी 5 में 1 माइनस किया 4, तो ये 4 का। इसी तरह V को लिखते हैं हम लोग, 5 को लिखते हैं V, और 10 को लिखते हैं X। ठीक है, 50 को क्या लिखते हैं, 50 को लिखते हैं L, और 100 को लिखते हैं हम लोग C, 500 को लिखते हैं हम लोग D, और 1000 को लिखते हैं हम लोग M। ठीक, इतने आप इस तरह के याद कर लो, मेन जो नंबर हैं उनको याद कर लो, बाकी तो बहुत चीज़ें आप ऑटोमेटिक आप खुद से बना सकते हैं। जैसे अगर कोई कह दे कि 51 का लिखो, तो 51 में देखो 50 तो L हो जाएगा, और 1 बढ़ा हुआ है तो 1 का ये उतार दो, L और I, एक तरीके से कह सकते हैं LI हो गया। ठीक है, अगर कोई कह दे कि 60 लिखो तो 50 तो हो गया L, और 50 में 10 और जोड़ना है तो X, LX हो जाएगा आपका 60। इस तरह आप रोमन अंकन प्रणाली को खुद भी बना सकते हैं अगर आपको ये मेन नंबर्स याद हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आपके सामने संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार देख लो कितने सारे दे रखे हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय, सह अभाज्य और पूर्ववर्ती अनुवर्ती। ठीक है, प्राकृतिक संख्या की सबसे पहले हम बात करें। प्राकृतिक संख्या हम लोग किन्हें कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं 1 2 3 4 5, और ये बढ़ता जाता है, असीमित हो जाता है, यानी अनलिमिटेड, जिसे हम लोग कह सकते हैं अनंत। ठीक, ये तो आपका हो गया प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से शुरू होता है। अब अगर हम कहें कि पूर्ण संख्या बताओ, तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्या में अगर हम 0 को मिला दें, यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को मिला दें तो वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी पूर्ण संख्या। ठीक, ये आपकी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 को ऐड कर लें या मिला लें तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्णांक संख्या की बात करें, पूर्णांक संख्या में अगर हम लोग क्या कर लें, माइनस को भी सम्मिलित कर दें, ये हमने क्या कर दिया, माइनस को भी सम्मिलित कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कहलाएंगी, ये पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। देखो तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 2 3 4 5 के आगे बढ़ते चले जाओ। अगर प्राकृतिक संख्या में हमने 0 को मिला लिया तो वो बन जाएगा पूर्ण संख्या, और अगर हमने ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दिया, यानी -1 -2 -3 0 1 2 3, यानी सारी चीज़ें ले ली, माइनस भी ले लिया, 0 भी ले लिया, प्लस वाली संख्या भी ले ली, तो ये हो जाएगा पूर्णांक संख्या।
अब अगर हम बात करें सम विषम की, तो सम आपको मालूम है जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सम संख्या। अगर उदाहरण ले लें तो लास्ट में किसी भी संख्या के अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर ये किसी के लास्ट में हैं तो वो संख्या सम संख्या होगी। और यही 2 से कटने का नियम भी है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी और उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या की अगर तरफ ध्यान दें तो विषम संख्या वह संख्या होगी जिसके लास्ट में 1, 3, 5 और 7 और 9, यानी इनके अलावा जो नंबर बनते हैं 1, 3, 5, 7, 9, अगर किसी संख्या के लास्ट में ये नंबर्स हैं तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। अब नीचे कमेंट में आप ये बताओ कि जो 49 है ये आपकी कैसी संख्या है, सम है या फिर विषम है? फटाफट नीचे कमेंट में बताओ। मुझे मालूम है बहुत सरल क्वेश्चन है और आप बता भी देंगे। तो 49 बताओ सम है कि विषम, नीचे कमेंट में। आगे बढ़ते हैं भाज्य और अभाज्य की तरफ। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं हम 81 को ले लेते हैं। अब आप सोचोगे 81 क्या है, 81 भाज्य है या अभाज्य है? तो 81 जो है वो 3 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है, तो ये क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी भाज्य। क्लियर हो गई बात। अब इसी जगह अगर हम ले लें 23, अब 23 बताओ किससे विभाजित होगी? 23 किसी से भी विभाजित नहीं हो सकती, तो 23 क्या हो जाएगी, अभाज्य। यानी ऐसी संख्याएं जो किसी से भी विभाजित ना हो वो क्या कहलाएंगी, वो अभाज्य कहलाएंगी। और कोई संख्या किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए तो वो कहलाएगा भाज्य। ठीक है, तो अगर इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ये चीज़ बहुत बार पूछा गया है, चाहे आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे आपका यूपी टेट की परीक्षा हो, सी टेट की परीक्षा हो, या कोई भी और एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर जगह लगभग ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने वाली परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना रहती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है आपकी 2। 2 रट्टा मार लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। तो यहाँ पर आपने भाज्य और अभाज्य भी समझ लिया। अब दोस्तों अगर हम बात करें परिमेय की और अपरिमेय की, परिमेय की बात करें तो जो भी संख्या p/q के फॉर्मेट में होती है और यहाँ पर जो q है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण लेते हैं कि 2/5 ये आपकी क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या है। और 1/5 ये क्या है आपका, ये परिमेय संख्या है। और 7/3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह की जो नंबर्स होते हैं p/q के फॉर्मेट में, ये आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। अब अगर हम बात करें अपरिमेय की, अपरिमेय कैसे होते हैं, ये p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते, किसी भी हाल में p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते, वो कहलाते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक, ये चीज़ आप समझ गए। अब इसका उदाहरण ले लो, जैसे √2, √3, √7, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय और अपरिमेय से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पाई, और पाई का मान कितना होता है, 22/7। अब यहाँ पर आपको ये बताना है, देखो पाई का मान 22/7 ही होता है, आपको मालूम होगा। जो 22/7 है ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब पाई बताओ कैसा मान है, अपरिमेय है कि परिमेय है? यहीं पर बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है सबके दिमाग में, क्योंकि पाई की वैल्यू तो 22/7 ही होती, तो सब लोग यही कहेंगे कि ये कैसा है, ये भी परिमेय है। जब 22/7 परिमेय है तो पाई भी परिमेय होगा। लेकिन यहीं पर आपको समझना है कि अगर पाई लिखा हो तो ये आपका अपरिमेय होगा, और अगर 22/7 लिख दिया जाए तो ये आपका
परिमेय संख्या होगा। दोनों में डिफरेंस जरूर समझ लीजिए, बहुत बार ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और 80% लोग इसको गलत कर देते हैं। तो आप रट्टा मार लो, पाई जो होगा वो अपरिमेय होगा, 22/7 जो होगा वो परिमेय होगा। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 पर, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका मासा 1 होता है। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं, सह अभाज्य संख्या में सदैव दो संख्याएं ली जाती, जैसे 2 और 3 आप ले लो, इनका जो मासा होगा वो कितना होगा? वो 1 होगा। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो वो सभी संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती। जैसे एग्जाम्पल ले लो इनके, 4 और 5, इनका भी मासा क्या आएगा? 1 ही आएगा। 5 और 9, इनका मासा 1 ही आएगा। 13 और 14, इनका मासा भी 1 आएगा। 15, 16, इस तरह के जितने भी सहभाज्य संख्या होती हैं उनका मासा 1 ही आता है। क्लियर हो गई। अब 2-4 एग्जाम्पल इसलिए दे दिए क्योंकि अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ दिया जाए और यही एग्जाम्पल में आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप फटाफट उसका आंसर दे सकें। यहाँ पर देखते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो क्रम से चलती रहती, जैसे 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? ये देखो एक लाइन से चलती जा रही, ये क्रमागत है। अब क्रमागत के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं। ध्यान से देखो इसको, अगर कहते क्रमागत सम संख्या बताओ तो 2 का क्रमागत सम संख्या कौन कौन सी होंगी? 4 होगी, 6 होगी। सम संख्या चाहिए ना, क्रमागत सम संख्या 2, 4, 6। अगर कहते क्रमागत विषम संख्या बताओ, कहते कि 15 की क्रमागत विषम संख्या बताओ, तो 15 की क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी 17 और इसकी आगे हो जाएगी 19, या फिर अगर इसके पीछे की कहें तो 13, 11। ठीक, इस तरह ये क्रमागत सम और विषम, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें पूर्ववर्ती की, पूर्ववर्ती क्या होता है? कह दें कि 13 की पूर्ववर्ती बताओ। पूर्ववर्ती का सीधा मतलब है कि 1 घटा दो, 13 - 1 12। क्लियर हो गई बात। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ गए 13 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो ऑप्शन में आपको दे देंगे, देखो ऑप्शन में कैसे कैसे दे सकते हैं, 11 और 12। दूसरा ऑप्शन दे देंगे आपको 11, तीसरा ऑप्शन दे देंगे केवल 12, चौथा ऑप्शन दे देंगे आपको 14। इस तरह के ऑप्शन दे दिए आपको। पूर्ववर्ती आपको मालूम है कि पूर्ववर्ती का मतलब है पहले की संख्या, तो आपने ऑप्शन 1 देखा 11 और 12, इसी को टिक करके चले आए, लेकिन ये गलत है। 11 और 12 नहीं होगा। 13 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब हर हाल में सिर्फ और सिर्फ 1 को घटाना। तो 13 में 1 को घटाया 12 आया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 केवल 12। क्लियर हो गई बात। पूर्ववर्ती में कहेगा तो 1 घटाना है, और अगर अनुवर्ती में कहेगा तो वहाँ पर 1 को जोड़ना होगा। अनुवर्ती को एक बार लिख लेंगे, देखो अनुवर्ती या फिर इसी का दूसरा नाम है परवर्ती। ठीक, अनुवर्ती या परवर्ती। अगर ये कह दे कि 16 की परवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या निकालो तो 1 जोड़ दो 17। ठीक है, अनुवर्ती जोड़ना है, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, ऐसे याद कर लो ना, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। अब पहले की संख्या चाहिए तो -1 करो, बाद की संख्या चाहिए तो +1 करो। क्लियर हो गई बात। अनुवर्ती में 1 जोड़ेंगे और पूर्ववर्ती में 1 घटाएंगे। तो इस तरह आपने पूर्ववर्ती और अनुवर्ती के बारे में भी पढ़ लिया। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, सन्निकट मान निकालना। सन्निकट मान निकालने का अर्थ ये होता है कि जो लास्ट की संख्या है यानी इकाई की संख्या है उसको आप 0 में कन्वर्ट कर लो। ये तो कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट की जाती है। जैसे दहाई तक सन्निकट है तो वहाँ पर इकाई का अंक आपको 0 करना होता है। सैकड़ा तक अगर सन्निकट निकालना है तो वहाँ पर इकाई और दहाई दोनों को 0 करना होता है। 1000 तक सन्निकट निकालना है तो वहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा
ये तीन संख्याओं को जीरो करना होता है। यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, दहाई तक सन्निकट करना। मान के चलो लिखा हुआ है 5 4 9, 549 लिखा हुआ, यहाँ पर बोल दे कि दहाई तक सन्निकट करो। दहाई तक सन्निकट करना है तो सिर्फ इकाई के अंक पर ध्यान देना है, ठीक है। अब इकाई का अंक आपको करना है जीरो, ये लो भैया जीरो कर दिया। अब इसके पहले का अंक देखो 4 है, ठीक है, 4 है। अगर ये जो इसके पहले का अंक 5 या 5 से बड़ा है तो इस 4 में हम लोग 1 को जोड़ देते हैं, यानी 4 का हो जाएगा 5। लेकिन अगर ये संख्या आपकी 5 से छोटी है तो इसको एज इट इज उतार के रख देते हैं। इसका जो दहाई तक सन्निकट मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 540। क्लियर हो गई बात। अगर इसी में दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे बोल दे 4 8 9, 9 को छोड़ो 2 कर लेते हैं, 4 8 2, ठीक है। अब यहाँ पर दहाई तक सन्निकट करना है। दहाई तक सन्निकट करने के लिए हमें इकाई का अंक देखना है, ये 2 है, 2 को कर दिया हमने जीरो। अब इसके बगल वाला जो अंक है वो है 8, और ये देखो 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 हम जोड़ देंगे, यानी 8 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 9, और ये 4 एज इट इज ऐसे ही उतार लो, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि दहाई तक सन्निकट कैसे करते हैं। अब बात करें सैकड़ा तक सन्निकट करने की। सैकड़ा तक सन्निकट कैसे करेंगे, मान के चलो संख्या दे रखी है 9537 दे रखी। अब यहाँ पर सैकड़ा तक सन्निकट करना है। सैकड़ा तक करना है तो ये 2 अंक पकड़ लो, यानी लास्ट के सैकड़ा तक करना है, ये सैकड़ा है तो इसके बाद वाले अंक पकड़ो इकाई और दहाई के। तो इकाई और दहाई को कर दो जीरो, कर दिया जीरो। अब मैंने बताया था कि अगर इसके बाद वाली जो संख्या है वो अगर 5 या 5 से ऊपर है तो 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6, और 9 को ऐसे ही उतार दो, यानी 9537 को अगर हम सैकड़ा तक सन्निकट कर रहे हैं तो 9600 आ जाएगा। सीधा सीधा एक नंबर के ही सारे क्वेश्चन होते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है कि 9537 को सैकड़ा तक सन्निकट करो, तो इस तरह करके आप आसानी से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको करके दिखाओ। 7531 को सैकड़ा तक सन्निकट करके बताओ। नीचे कमेंट में बताओ फटाफट इसका क्या आंसर आएगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे तीसरे पॉइंट पर, 1000 तक सन्निकट करने का कैसे हम लोग करते हैं। 1000 तक मान के कोई संख्या लिखी हुई है 2 5 6 8 9, ये दे रखा है, ठीक। 1000 तक सन्निकट करना है तो 1000 वाली संख्या कौन सी, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 ये है। तो 1000 के बाद वाली जिस तक सन्निकट करना है उस संख्या को छोड़कर उसके बाद वाली संख्याओं को जीरो कर दो, ये लो जीरो कर दिया। अब ये जो 1000 वाली संख्या है इसको देखो, ये कैसी संख्या है, 5 है, यानी 5 या 5 से ऊपर है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, ये लो जोड़ दिया, 5 का 6 कर दिया, और 2 को ऐसे उतार दो, तो ये क्या हो गया 26,000 हो गया। यानी 25,689 को अगर हम 1000 तक सन्निकट करेंगे तो 26,000 आ जाएगा। अब इसका क्या आंसर आया, आपने नीचे कमेंट में बता दिया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि 7531 को अगर सैकड़ा तक सन्निकट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7600। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गई बात। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पूर्णांक संख्या रेखा बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता। ये आपकी एक संख्या रेखा होती है, बीच में होता है 0, यहाँ होता है -1 -2 -3, और ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। इधर होता है राइट साइड में 1 2 3। यहाँ पर बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं कि इस तरफ जब भी हम बढ़ते हैं तो मान बढ़ जाता है, ठीक, और जब हम इस तरफ बढ़ते हैं तो मान जो है घट जाता है, ठीक। अब अगर हम ये पूछें कि ये जो 3 है ये -3 से बड़ा है या छोटा, तो आप ये देखो इस तरफ कौन सा है, जो इस तरफ होगा वही बड़ा होगा, तो ये 3 जो है वो बड़ा होगा, -3 छोटा होगा। इसी तरह यहाँ पर देखो, अगर हम कहते हैं -2 बड़ा है कि -3 छोटा है, तो आप देखो इस तरफ कौन सा है, ठीक। जो इधर होगा
राइट साइड होगा वही आपका बड़ा होगा। तो -3 और -2 में राइट साइड में कौन सा है? राइट साइड में है -2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं -2 बड़ा है और -3 छोटा है। इसी तरह यहाँ देखो 2 और 3 में कौन बड़ा है? तो राइट साइड में 3 है तो 3 बड़ा है। -2 और -1 में कौन बड़ा है? तो राइट साइड में -1 है तो -1 बड़ा है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आप समझ गए होंगे कि अगर जो राइट साइड में है वही बड़ा है, जो लेफ्ट साइड में है वो छोटा है। बस अब यहाँ पर और कुछ समझने लायक नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग विभाज्यता के नियम की। 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11। कुछ तो नियम बहुत ही आसान है और कुछ नियम में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और आप आसानी से सीख जाएंगे। 2 से देखो, पहले 2 में क्या होता है? यदि संख्या के लास्ट में यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये अंक हैं तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि 6, 2, 62 है, तो 62 के लास्ट में कितना है? 2 है, तो यानी ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 134 के लास्ट में क्या है? 4 है, यानी ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जिस भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम देख लो। 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि अगर संख्याओं का योगफल 1, 2, 4 और 2 मान के चलो ये संख्या दे रखी है। अब हमें पता करना है 3 से विभाजित होगी कि नहीं। क्या करना होता है? इसमें सभी अंकों को जोड़ दिया जाता है और जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होता है, अगर वो 3 के पहाड़े में आ रहा है तो इसका मतलब ये पूरा 1242 कट जाएगा। 2, 1, 3, 4, 7, 2, 9, तो 9 3 के पहाड़े में आता है, इसीलिए 1242 3 से कट जाएगा या कह सकते हैं 3 से विभाजित हो जाएगा। अब नीचे कमेंट में आप बताओ 5, 6, 7 क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं? नीचे कमेंट में बताओ। 5, 6, 7 यानी 567 3 से विभाजित। कुछ नहीं करना, सभी नंबर को जोड़ लो आपस में और जोड़ने के बाद देख लो वो 3 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं। एक चीज़ और समझ लो, कुछ नंबर हो सकते हैं बड़े हों, जैसे 5, 6, 7, 2, 3, 4, ये क्या लिखा हुआ है आपका? और एक और लगा लेते हैं 9, 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18, 2, 20, 20, 3, 23, 23, 4, 27, 27 और 9, ये आपका आ गया 36। ठीक, अब आप कहेंगे 3 के पहाड़े में तो 36 आ नहीं रहा, तो इसको भी जोड़ लो। 3 + 6 9, 9 तो आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बढ़ते हैं 4 के विभाज्यता के नियम पर। 4 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर लास्ट की 2 संख्याएं 4 से विभाजित हो रही हैं तो ये पूरा नंबर 4 से विभाजित हो जाएगा। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो 820 में देखो ये जो 20 है ये तो 4 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब 820 भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं 724 के अंतिम 2 अंक देख लो, ये हैं 24। अगर 24 4 से डिवाइड हो रहा है तो 724 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो 4 छंग 24 हो ही जाता है, तो इसका मतलब 724 पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड होने का भी नियम आप समझ गए। 5 से डिवाइड होने का क्या नियम है? 5 से डिवाइड होने का नियम ये है कि संख्या के अंतिम में 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम कहते हैं 725, ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम कहते हैं 726, इसमें ना 0 है ना 5 है, ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, 810 लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब आते हैं 6 से विभाज्यता के नियम के बारे में। 6 जो होता है वो 2 × 3 से बनता है। यहीं से आप समझ सकते हैं कि 6 से विभाज्यता का क्या नियम होगा। अगर कोई संख्या, मान के चलो ये संख्या आपको दे रखी है, अगर ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगी।
यहाँ पर देखो ये 2 से तो जरूर डिवाइड हुआ है क्योंकि लास्ट में 4 है। मैंने आपको बताया था 2 से डिवाइड होने का क्या नियम है, 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये 2 से तो डिवाइड हो रही है, लेकिन क्या ये 3 से भी डिवाइड हो रही है वो देख लेते हैं। 5 2 7 4 11, यानी ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक, अब अगर इसी की जगह हम ले लें 534, ठीक 534, तो ये 4 है आखिरी में, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। और 5 3 8 4 12 है, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, यानी ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है तो निश्चित रूप से वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? आगे देखो 7 से विभाज्यता का क्या नियम होता है। 7 से विभाज्यता का नियम देख लो क्या होता है। जैसे मान के चलते हैं कोई संख्या दे रखी है, अब ये पता करना है ये 7 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका इकाई अंक ले लो, ये रहा इकाई अंक ले लिया हमने, इसका कर दो 2 गुना, ये कर दिया हमने 2 गुना। ठीक, अब हमें जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें मूल संख्या के शेष अंकों से घटाओ। यहाँ शेष अंक कौन से बचे, 34, 34 में 6 को घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 28। अब अगर ये जो संख्या है ये 7 से विभाजित हो जाए पूरी तरह से, ठीक, अगर ये 7 से विभाजित हो जाए तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। समझ गए होंगे बात। ये देखो इसका लास्ट अंक यानी इकाई का अंक 3 था, 3 का कर दिया 2 गुना, ये हो गया 6। अब यही जो 6 है ये बाकी बचे नंबर यानी 34 बचा, ये 3 को तो हमने 2 गुना कर दिया। अब ये लास्ट में बचा 34, 34 में 6 हमने घटा दिया तो बचा 28। अब अगर 28 7 से डिवाइड हो रहा है तो निश्चित तौर पे डिवाइड हो, 7 चौक 28 कट जाएगा, तो इसका ये मतलब है ये जो 343 है ये भी 7 से कट जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। 8 से विभाज्यता का क्या नियम है। 8 से विभाज्यता का नियम ये है कि अगर लास्ट की 3 संख्याएं, जैसे मान लिख दिया 7 2 1 8 4, 72,184 लिख दिया, अगर लास्ट की 3 संख्याएं आपकी 8 से डिवाइड हो रही हैं तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब नीचे कमेंट में आप बताओ कि 72,184 8 से डिवाइड हो जाएगा या फिर नहीं। मैंने नियम आपको बता दिया, प्रैक्टिकल करके आपको बताना है। नीचे कमेंट में बताओ 72,184 8 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। 8 से डिवाइड होने का नियम यह है कि लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम वही है जो 3 से विभाज्यता का नियम है, यानी सभी अंकों को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद अगर वो 9 के पहाड़े में आ रहा है तो निश्चित तौर पर वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ले लो 5 2 8, ठीक है, 5 2 8 3। अब ये संख्या हमने ले ली। क्या करो, अगर हमें पता करना ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, जोड़ दो। 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और ये 18 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है, यानी 5283 पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। 11 से क्या विभाज्यता का नियम है। 11 से विभाज्यता का ये नियम है, मान के चलो हम नंबर ले लेते हैं 1331, ठीक। यहाँ पर क्या करना होता है, ये अंक और ये अंक यानी एक एक को छोड़कर अल्टरनेट अंकों को आपस में जोड़ लो। 1 और 3 आएगा 4, 3 और 1 आएगा 4, दोनों को घटा दो। अगर घटाने पर हमें 0 प्राप्त हो या फिर 11 के गुणज प्राप्त हो। 11 के गुणज क्या होते हैं, 11 22 33 44 55, इस तरह अगर संख्या प्राप्त हो, या तो 0 मिल जाए या तो 11 के गुणज मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो पूरा नंबर होगा वो 11 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 और 3 4, 3 और 1 4, 4 में 4 गया, 0 बच रहा है, तो इसका ये मतलब है कि 1331 11 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
पॉइंट की तरफ स्थानीय और जातीय मान बहुत आसान होता है। 5 2 8 7 6 2, इसमें 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करो, 8 को पकड़ो और इसके बाद कितने नंबर 1 2 3, 3 जीरो लगा दो। ये क्या हो गया, ये स्थानीय मान हो गया। ठीक, अब कह रहे हैं 7 का जातीय मान निकालो। जातीय मान का मतलब होता है वही नंबर, यानी 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 होगा, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो। 7 का जो मतलब किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक हो जाता है। क्लियर हो गई बात। आगे देखो दशमलव वाला देख लो तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 5821.236 में 3 का जातीय मान और 3 का स्थानीय मान दोनों आप निकाल के दिखाओ। तो स्थानीय मान और जातीय मान, यहाँ पर देखो जातीय मान हमने क्या कहा था, वही संख्या होती, तो 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। अब 3 का स्थानीय मान, अभी तक क्या होता था, जब दशमलव के पहले यानी टोटल नंबर होता था तो हम क्या कहते, जैसे 8 का निकालना है तो इसके बाद 2 अंक है तो 800 हो जाता था। लेकिन अब ये दशमलव के बाद है तो यहाँ पर 3 का स्थानीय मान निकालना है आपको। तो 3 के पहले देख लो, दशमलव के बाद 3 के पहले कितने अंक हैं, वो हैं 1 अंक, तो 1 जीरो लगाओ और दशमलव लगा दो। ठीक, ये चीज़ आप समझ गए। मतलब जो संख्या है वो लिखो और फिर उसके बाद कितने अंक है, उसके पहले कितने अंक हैं उतने जीरो लगा दो और दशमलव लगा दो, 0.03। तो 3 का जातीय मान हो गया 3, 3 का स्थानीय मान हो गया 0.03 और इसका निकालना था योगफल। तो 3 प्लस 0.03, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3.03। क्लियर हो गई बात। कोई पॉइंट बाकी हो तो बताओ। क्लियर हो गई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर, यानी अगला जो टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना साधारण संख्या का, जैसे मान के चलो कि आपको दे दिया 23 गुणे 45। अब बोल रहे इसका इकाई का अंक, साधारण संख्या का पहले करके देखते हैं। इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इकाई का अंक कैसे, इसका इकाई का अंक ले लो 5, इसका इकाई का अंक ले लो 5 3 15, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5। समझ में आई बात। इकाई का अंक कितना आ गया 5। जैसे कह दें कि 105 गुणे 2 3 6 गुणे 4 5 9, कितना भी नंबर लंबा कर दे, केवल इकाई का अंक पकड़ो। 5 6 30, 30 मतलब जीरो आ गया इकाई में। तो जीरो का आप कितना भी कर दो, लास्ट में आपका इकाई का अंक कितना आएगा, जीरो ही आएगा। समझ गए बात को। अगर किन्हीं दो नंबरों का गुणा करने पर लास्ट में जीरो आ जाए तो फिर आप आगे गुणा मत करो, आप नीचे आंसर में जीरो ही लिख दो कि इकाई का अंक जीरो ही आएगा। आगे देखो इकाई का अंक घात वाली संख्याओं में देखो क्या होता है। घात वाली संख्या कैसे इकाई अंक निकालें, इसके दो पार्ट हैं ए और बी। यदि इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका इकाई का अंक बदलता नहीं है। जैसे अगर हम कहते हैं 20 की पावर 575, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करो। देखो घात वाले हैं ना, 20 की पावर 575, 20 की घात 575। अगर इकाई का अंक 0 है तो इसकी कितनी भी घात कर दो आपका अंक बदलेगा नहीं, यानी 0 का 0 ही रहेगा। इसी तरह 21 की घात 878 कर दो, 1 है ना, तो यहाँ पर इकाई का अंक 1 ही आ गया। 0 1 5 और 6 इनका कभी बदलता नहीं है। जैसे कहते हैं 55 की घात 280 कर दो, तो ये 5 है ना, 5 ही आएगा। ठीक। अगर हम कहते हैं कि 56 की घात 870 कर दो, तो ये इकाई का अंक निकालना है। 56 की पावर 870 लिखा है और बोल दें इसका इकाई का अंक निकालो, तो 6 का 6 ही आएगा। यानी 0 1 5 6 इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, ये एज इट इज़ आ जाती। यही यहाँ पर और देखो लिखा है 4 और 9 की घात अगर विषम है, जैसे मान के चलो 24 दे रखा है और इसकी घात आपको दे दी विषम, सम विषम अभी मैंने आपको पढ़ाया था। 143 दे दी,
तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में 4 ही इसका इकाई अंक आएगा। ठीक, इसी तरह अगर हम कहते हैं 39 की घात अगर विषम करते यानी 179 मान चलो करते, विषम करना है, कोई भी नंबर हो, वो 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 119 भी हो सकता है, 219 भी हो सकता है, 289 भी हो सकता है, 273 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विषम होना चाहिए। 39 की घात 179 ये विषम संख्या है, तो ये नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी इसका जो इकाई अंक आएगा 9 ही आएगा। तो ये चीज़ आपने देख ली। यहाँ पर अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो आपका इकाई अंक कतई नहीं बदलेगा, चाहे कितनी भी घात हो। और अगर इकाई अंक 4 या 9 है और उसकी घात विषम है तो भी आपका जो परिणाम आएगा उसमें इकाई का अंक नहीं बदलेगा। अब आगे देखो, अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या फिर 4 और 9 की घात सम हो, ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा। मान के चलो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं 42 की पावर 511। ठीक, 42 की पावर 511 ले लेते हैं। यहाँ पर देखो लास्ट में कितना है, 2 है। ठीक, अब 2 है तो हमें क्या करना होगा, इसकी जो पावर है उसको 4 से भाग देना होगा। ये लो 511 को हमने 4 से भाग दे दिया। जब 511 को 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका, देखो कितना शेष बचेगा ये आपको देखना है यहाँ पर केवल। ठीक है, कितना आएगा वो ना देखो, ये देखो कितना शेष बच रहा है। तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूना 8, 3 बचा, 31 हो गया, 4 सत्ते 28, 28 और 3 31, यानी शेष फल कितना बच रहा है, 3 शेष फल आ रहा है। तो ये जो शेष फल है इसी को कर दो, ये इकाई का अंक ले लो और इसी को कर दो पावर में, 2 की पावर 3 होगा 8, यानी 42 की पावर 511 का जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 8। क्लियर हो गई बात। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान के चलो कि आपका कर देते हैं 43 की पावर अगर हम कर दें 610। ठीक, 43 की पावर 610 का इकाई अंक ज्ञात करो, ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई अंक इसका देखो 2, 3, 7, 8 है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी जो पावर है 610 इसको 4 से डिवाइड करो और ये देखो शेष फल कितना आ रहा है, सिर्फ हमें शेष फल पर ही ध्यान देना है। तो 4 एकम 4 और बचेगा 2, 21 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और 4 दूना 8, 2 बच रहा है, यानी 2 शेष फल आ रहा है। ठीक, हमें केवल शेष फल पर ध्यान देना है। तो इसका इकाई अंक है 3 और शेष फल आ रहा है 2, तो 2 को पावर में लिख दो, 3 3 9, इसका जो इकाई अंक आ जाएगा 43 की पावर 610 का जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 9। देखो अगर किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा, हम उसको दोबारा से समझा सकते हैं। आगे देखो यहाँ पर अगला पॉइंट है वी बॉडमॉस का नियम। वी से आपके सामने लिखा हुआ है विन कूलम। विन कूलम क्या होता है, जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा 5 × 6 ऊपर ये लाइन खींची होती है, इसको कहते हैं बार ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसे, बार ब्रैकेट। ठीक, बार ब्रैकेट कहते हैं, जिसे हम लोग विन कूलम भी कहते हैं। और ये जो वी बॉडमॉस में बी है वो ब्रैकेट को दर्शाता है। आपने देखा होगा कहीं पर मंझला ब्रैकेट लगा है, कहीं पर छोटा ब्रैकेट लगा है, कहीं पर सबसे बड़ा ब्रैकेट लगा है। तो ये सब क्या होते हैं, ये ब्रैकेट के अंतर्गत आते हैं। ऑफ, जैसे आपने कहीं कहीं दिखा होगा कि 5 का 6 गुना। ठीक, ये जो का है, ये का जो है ये मल्टीप्लाई को डिनोट करता है, लेकिन का को यहाँ पर विनकुलम ब्रैकेट के बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन आपने देखा है, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई यानी गुणा भी आपने देखा है, जोड़ भी आपने देखा है और घटाना भी आपने देखा है, इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बॉडमॉस का नियम हम कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं
6 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 माइनस 1, ब्रैकेट बंद करो, मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट का 1/2 हल करो। ये आपको दे दिया एक क्वेश्चन। ठीक, अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहाँ पर ऊपर एक चीज़ और लगा दी, ये विनकुलम भी लगा दिया। यानी यहाँ पर सब कुछ मिल गया, विनकुलम मिल गया, ब्रैकेट मिल गया, ऑफ मिल गया, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और माइनस। ऐड तो करना आसान है, वो तो किसी और क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, विनकुलम, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लो, 6 ब्रैकेट के अंदर एज इट इज़ लिखते चले जाओ, 3 इंटू 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। इसको सॉल्व कर लिया और ये ऐसे ही लिख दिया। अब इसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, ये भी नियम है, ब्रैकेट के अंदर सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले, 3 1 3, उससे बाद मंझला ब्रैकेट 6 माइनस 4/3 हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, का 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक, 36 18 माइनस 4/3 का 1/2। 18 माइनस 4 ये क्या होता है, ये 14 होता है। 14/3 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/2, यानी 14 1 14, 3 दूना 6। इसका आंसर कितना आ गया, 14/6। अब चाहे तो इसको और छोटा कर लो, 2 से डिवाइड, 2 7 14 और 2 3 6, 7/3 इसका आंसर आ गया। यानी आपने देखा यहाँ पर विनकुलम भी सॉल्व हुआ, ब्रैकेट भी, ऑफ भी, डिवीजन भी, मल्टीप्लाई भी और सब्ट्रैक्शन, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व की गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, z का मान ज्ञात करो यदि संख्या 417 Z8 ये किससे डिवाइड हो रही है, ये 9 से डिवाइड हो रही है। अब 9 से डिवाइड कब होगी, जब सभी संख्याओं का योग 9 से डिवाइड हो जाए। तो 4 1 5, 5 7 12, 12 और 8 20। ठीक, अब z की जगह हमें क्या लाना है, अब 20 में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 से ये विभाजित हो जाए। अब 9 से विभाजित कैसे होता है, 9 लिखा हो या तो 18 लिखा हो या तो 27 लिखा हो या तो 36 लिखा हो, यानी 9 का जो पहाड़ा होता है। तो यहाँ पर बताओ 20 में ऐसा क्या जोड़े जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 18 ले नहीं सकते, 27 को ले लो, 20 में 7 जोड़ दो तो 27 हो जाएगा। यानी अगर हम z की जगह 7 रख दें, 4 1 7 7 8, ठीक, अगर हम z की जगह 7 रख दें, यानी z की जो वैल्यू हम 7 ले रहे हैं, तो देखो ये 9 से विभाजित हो जाएगा। 4 1 5, 5 7 12, 12 7 19 और 19 8 27। यानी अगर हम z की जगह 7 रख रहे हैं तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जा रही है। तो यहाँ पर z का क्या मान आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस इतनी तेज़ी से होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, फटाफट से हम लोग ये देखते हैं, जैसे 4 1 7 Z8, हमें ये पता करना है 9 से विभाजित होगा कि नहीं। 4 1 5 7 12, 12 8 20 7 27, यानी 7 को हम जोड़ेंगे Z की जगह। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 100 के समभाजक संख्या कितनी, 100 के समभाजक कितने होते हैं। भाजक यानी ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 100 को डिवाइड करते हैं। वो नंबर है 1, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 20 25 और 50 और 100 को भी लेंगे क्योंकि 100 से भी डिवाइड हो जाएगा। 100 1 100, इतने नंबर हैं जो 100 के भाजक हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 100 के समभाजक। सम विषम मैंने आपको अभी पढ़ाया, समभाजक चाहिए। तो सम आपका एक ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी 6 समभाजक होते हैं। 100 के 6 समभाजक। देखो ये मैंने आपको सीधा बता दिया, कभी कभी सीधा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 100 के समभाजक बताओ, या फिर अगर कहते 100 के विषम भाजक बताओ तो 1
2 और 3, 3 आपके विषम भाजक होते हैं। देखो ये नंबर जो 100 है ये इम्पॉर्टेंट नंबर है, एक तरीके से कह सकते हैं माइलस्टोन है। 100 नंबर एक तरीके से माइलस्टोन नंबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि 100 के समभाजकों की संख्या बताओ। तो 6 समभाजक हैं और 3 विषमभाजक। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अब 100 की जगह कोई और भी आ जाए तो इस तरह करके आप पहले तो भाजक की संख्या लिख लो और उसमें से सम और विषम छांट लो, जो भी पूछे वो आप आंसर दे दो। आगे देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। क्लियर, कई बार बता चुका हूं। यदि a की घात b 125 के बराबर है तो b की घात a ये आपको बताना है। ठीक, तो ये निकाल लो। पहले a की घात b बराबर 125 यही क्लियर करो। अब दिमाग में ये डालो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी घात करने पर 125 आता है। अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 की घात 3 करो तो 125 आता है, क्योंकि आपने वर्ग और घन बहुत बार पढ़ा है, पिछले सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी पढ़ा है और आपने 9-10 में भी पढ़ा होगा। तो 5 की पावर 3 करने पर 125 आता है, यानी a को 5 के बराबर रख दिया गया और b को 3 के बराबर। अब बोल रहे हैं b की घात a यानी 3 की घात 5 ये किसके बराबर होगा? तो आप कैलकुलेट कर लो, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, 81 तिया आपका कितना हो जाएगा? 243। 3 की पावर 5 यानी b की घात a का जो मान निकल के आ गया 243 आ गया। अब यहाँ पर 3 की क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99। क्रमागत होनी चाहिए पहली बात तो, और 3 की गुणज भी होनी चाहिए। तो मान लो अगर हम संख्या पहली संख्या मान लेते हैं 3a, ठीक, तो दूसरी संख्या 3 की गुणज ही होनी चाहिए, यानी उसमें 3 को जोड़ दो। ठीक, ये तो दूसरी होगी। तीसरी क्या होगी? 3a, 3 में इसी में 3 और जोड़ो तो 3 और 3 6 हो जाएगा। यानी ये 3 नंबर हैं, इनका योगफल कितना है? 99 है। तो फटाफट इनको 2 जोड़ और 99 के बराबर कर दो। 3a 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 हो जाएगा 9a, 3 6 9 उधर जाएगा घट जाएगा, 9a बराबर 90, a बराबर 10। तो ये हो गया a बराबर 10। पहली संख्या थी 3a तो ये आपका हो जाएगा 30। दूसरी संख्या थी 3a प्लस 3 ये हो जाएगा 33। तीसरी संख्या थी 3a प्लस 6 ये हो जाएगी आपकी 36। 30 33 36 ये आपकी संख्या हो जाएंगी। अब ये तो हो गया एक बेसिक मेथड। अब अगर आपसे ये कह दे कि 3 की क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है तो देख लो कितनी संख्याएं हैं? 3 हैं, योग कितना है? 99 है। तो 99 को 3 से सीधा भाग करो 33 आएगा। ठीक, अब ये जो 33 होगी वो बीच की संख्या होगी। कैसी होगी? बीच की संख्या। तो 33 लिख दो बीच की संख्या, एक इसके बाद होगी एक इसके पहले होगी। अब 3 की गुणज हैं तो 33 के पहले 3 का गुणज कौन होगा? 30, और 33 के बाद 3 का गुणज कौन होगा? 36। तो इस तरह आपने देखो 5 सेकंड के अंदर आंसर कर लिया। ठीक, पहले जो मैंने बताया वो बेसिक मेथड है, वो एक बार दिमाग में सेट हो गया जिंदगी भर में भूलेंगे। ये समझने वाली चीज़ है, कभी कभी दिमाग से मिस भी हो जाती है, लेकिन वो बेसिक मेथड कभी मिस नहीं होता। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि हमें यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट इन एग्ज़ाम में हमें करना नहीं होता, हमें सीधे आंसर देना होता है, यानी हमें गोला भरना होता है, वहाँ करके नहीं दिखाना है। जब करके नहीं दिखाना तो शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करो। 99 योग है और संख्याएं हैं 3, तो 99/3 करोगे आएगा 33, और जो ये निकल के आता है वो बीच की संख्या होती है। क्लियर? अब बीच की संख्या मिल गई, पहले वाली और बाद वाली निकाल लो। यहाँ पर देखो 3 की घात 99 माइनस 3 की घात 99 से 3 की घात 50 घटाने पर इकाई का अंक क्या होगा? तो 3 की घात 99 मैंने बताया था कि 2 और 3 और कौन कौन से बताए थे? 2, 3 और 7 और 8, ये 4 नंबर ऐसे थे। अगर इनकी इकाई अंक निकालना है, घात में कोई संख्या दे रखी हो तो उनके घात को क्या कर लो?
4 से डिवाइड कर लो। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 99 को, तो ये आपका आ जाएगा 24 चौको 96, 3 शेषफल बच जाएगा। तो जो शेषफल बच जाएगा उसी को पावर में लिख दो, माइनस अब 50 को 4 से डिवाइड करो और शेषफल आपका आ जाएगा 2। तो 3 की पावर 3 होता है 27, माइनस 3 की पावर 2 होता है 9। अब 27 में 9 घटाएंगे तो आएगा 18, यानी इकाई का अंक कितना आ गया 8। आपका आंसर क्या होगा, इकाई का अंक आ जाएगा आपका 8। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि 3 की पावर 99 में जब 3 की पावर 50 घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा इकाई अंक 8। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये आप नीचे कमेंट में बताओ कि 20 होगा कि 39 होगा कि 28 होगा कि 18 होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और ऐसे ही आपको मैं लगातार वीडियो पूरे यूपी टेट मैथ का और अन्य सब्जेक्ट का लगातार प्रोवाइड कराता रहूँगा। दोस्तों निवेदन है, टेलीग्राम और फेसबुक पेज को ज़रूर ज्वाइन करें, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम लोग अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।